नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। हिदाया सिस्टर्स के स्पेशल सेशन में आप सबको खुशामदीद। अहलन व सहलन व मरहबा। आज इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और समझ लें नीड ऑफ द आवर जिसकी ज़रूरत भी है, और एक ऐसा जिसमें टॉपिक जिसमें हम बहुत से हवालों से क्राइसिस को डिस्कस करेंगे कि हम हर वक्त कहते हैं मैं क्राइसिस में चली गई फलाना, किसी की आप बात सुनते हैं किसी के बारे में, अच्छा डिजास्टर हो गया, फलाना क्राइसिस में है। तो हम इस टर्म क्राइसिस को समझेंगे और फिर देखेंगे कि फिर क्राइसिस और जिसमें बहुत सी टाइप्स हैं उसको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए क्या क्या हमें स्टेप्स लेने हैं क्राइसिस से पहले, क्राइसिस के दौरान जिसे कहते हैं प्री क्राइसिस, और फिर है एक ड्यूरिंग क्राइसिस, और फिर है एक पोस्ट क्राइसिस। ताकि जो पहले क्राइसिस में हमें जो हमें भुगतना पड़ा कह लें, और उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर हों कि आइंदा खुदा ना खास्ता हम क्राइसिस से बचने के लिए क्या इकदाम करें। और कुरान और हदीस में जो अल्लाह ताला हमें ये बताते हैं कि कैसे क्राइसिस में हम कुरान और हदीस की रोशनी में देखें कि सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका होता था। और कुरान में बहुत सी सूरतों में, स्पेशली सूरत यूसुफ में और बहुत से अंबिया के वाकयात में हमें पता चलता है कि अच्छा क्राइसिस को मैनेज करने के लिए अंबिया ये करते थे, जिसको हमने इस एंगल से शायद पहले ना देखा हो। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे क्राइसिस को। नेक्स्ट अगर हम देखें कि क्राइसिस किसे कहते हैं और आप क्राइसिस को थोड़ा सा समझ लें, फिर आपको पता चलेगा अच्छा क्राइसिस ये होती है, इसकी क्या टाइप्स होती हैं और क्राइसिस में मुझे क्या करना है। तो बेसिकली आप देखें कि क्राइसिस, अगर कोई भी क्राइसिस हो जिसमें हम कह सकते हैं हमारी हेल्थ की क्राइसिस हो सकती है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है, और रिलेशनशिप में क्राइसिस हो सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट लेवल पर आप देखें डिजास्टर, अभी जो बुनेर में आपने देखा है जो सैलाब और जो हालात हैं, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और अफेक्टिव्स की मदद फरमाए। तो ये सब क्राइसिस का हिस्सा है, यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, हेल्थ क्राइसिस हैं, रिलेशनशिप क्राइसिस हैं, फिर गवर्नमेंट के और बहुत सी चीज़ों के क्राइसिस। और आप देखें हो डोमेस्टिक क्राइसिस होती हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, जो कि हो सकता है मुझे क्राइसिस ना लगता हो लेकिन किसी खातून के लिए वो बहुत बड़ा क्राइसिस हो। तो ये भी डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी पे कि मेरे लिए क्राइसिस क्या है और उसको उससे बचने के लिए मैंने क्या एहतियाती तदबीर अपनानी है। और चले बचने के लिए मैं प्रोएक्टिव हूँ, मैंने बहुत सी एहतियाती तदबीर अपना ली, लेकिन समटाइम्स वो मेरे ऊपर आजमाइश आनी और उस क्राइसिस से मैंने गुजरना ही है। तो फिर मैं उस क्राइसिस को कैसे मैनेज करूंगी, इंशाल्लाह ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्राइसिस होता क्या है और उसको कैसे मैंने असेस करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है। सो बेसिकली क्राइसिस इज अ टाइम ऑफ इंटेंस डिफिकल्टी और डेंजर, यानी कि एक शदीद किस्म की एक खौफ और मुश्किल की कैफियत है। आप किसी बहुत बड़ी मुश्किल में हैं और उसका एक हाई लेवल है जिसको आप क्राइसिस कहते हैं। और इट्स अ टाइम व्हेन अ डिफिकल्ट और इम्पोर्टेंट डिसीजन मस्ट बी मेड, और यही वो टाइम है जिसमें आपने फौरन विद इन सेकेंड्स कोई डिसीजन भी लेना है। कोई आपकी छत जो है वो टपकने पर लग गई है, या कोई ऐसी चीज होगी, अगर आप डोमेस्टिक क्राइसिस को ज़हन में लाएं, या हेल्थ का आप टेस्ट कराने गए थे और एकदम रिपोर्ट में खुदा ना खास्ता आया कि आपको तो आप तो स्टेज 3 या 4 कैंसर की स्टेज से गुजरी है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ताला सबको हिफाजत में रखें। लेकिन ये एग्जांपल्स हमारे सामने एवरीडे लाइफ में आती हैं, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है वो रेगुलर चेकअप नहीं कराते, कि फॉलोअप के लिए डॉक्टर कहते हैं 6 मंथ्स बाद आइएगा। तो कहते हैं अच्छा कौन जाता है डॉक्टर की तरफ, और ब्लड टेस्ट का भी मुझे कहा हुआ है, आई टेस्ट का भी कहा हुआ है, डेंटल चेकअप का भी कहा हुआ है। और एज अ डेंटिस्ट मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि पेशेंट को कहा जाता है कि 6 मंथ बाद जरूर चेकअप कराइएगा, और वो 6 मंथ्स क्या 6 इयर्स डेंटिस्ट के पास नहीं जाता, और एक दिन आता है और देखा जाता है उसका पूरा दांत जो है वो जाया हो चुका होता है। कि अच्छा टाल मटोल कर घरेलू टोटके इस्तेमाल कर, और फिर वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब आपका दांत निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने आपको 6 महीने बाद कहा था कि आइए और अपना रेगुलर चेकअप कराइए कि दांत में मजीद कोई इन्फेक्शन ना हो या अंडरलाइन कोई कैविटी ना हो, और आपने नहीं चेक कराया, तो अब आपका तो वो उसके लिए बहुत बड़ा डिजास्टर है, और वो एक बहुत बड़ा अपना जो है ना मोलर टूथ जाया कर देता है।
तो ये उस टाइम का डिज़ास्टर है जब आपको पहले से अपना ख़्याल रखना चाहिए और बहुत सी चीज़ों में, घरेलू मामलात में एहतियात करनी चाहिए, प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी चाहिए। लेकिन जब आप वो अप्रोच नहीं अपनाते, तो फिर आप बहुत बड़े क्राइसिस में चले जाते हैं। इसी तरह आप देखें कि द टर्निंग पॉइंट ऑफ अ डिजीज व्हेन एन इंपॉर्टेंट चेंज टेक्स प्लेस इंडिकेटिंग आइदर रिकवरी और डेथ। और आप देखें जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत ही बड़ी किसी आप बीमारी में आप चले जाते हैं, इवन के आप देखिए डॉक्टर, अक्सर मैंने लोगों को देखा ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाते और डॉक्टर कहते हैं कि कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आप अननेसेसरी स्ट्रेस ना लें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। लेकिन कहते हैं अच्छा ब्लड प्रेशर की गोली खाने की क्या ज़रूरत है। अक्सर ख़वातीन को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होता है कि आपने जो है आपका माइग्रेन है, हेडेक आपका वजह है, आपकी जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है। तो औरतें इस चीज़ का ख्याल रखती हैं और आपको पता है कि अल्टीमेटली कई केसेस में ख़वातीन जो हैं वो गोली नहीं खाएँगी ब्लड प्रेशर की, और आप देखें कि आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता स्ट्रेसेस तो हम ख़वातीनों ने लेने होते हैं और आप देखें कि अल्टीमेटली एक दिन पता चलता है कि खुदा ना ख़ास्ता फ़ॉलिज का अटैक हो गया, क्लॉट आ गया, या फिर गोली ना खाने की वजह से अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की वजह से शरेआन फट गई। तो ये केसेस हम अपने देखते हैं कि अचानक फ़ॉलिज का अटैक हुआ, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन ये क्राइसिस हम तब फेस करते हैं जब हम पहले अपना ख़्याल नहीं रखते, पहले घरेलू ऐसी चीज़ें नहीं करते जो कि हमें अपने घर में पहले से एहतियातन करनी चाहिए। यानी कि प्रिवेंटिव मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि क्राइसिस को मज़ीद समझने के लिए, कि जब आप एक क्राइसिस की फ़ेज़ में आते हैं, चाहे वो हेल्थ का है, चाहे वो आपकी जो है वो फाइनेंसेस का चल रहा है कि आपका बिज़नेस में कोई क्राइसिस आ गया है, या खुदा ना ख़ास्ता रिलेशनशिप में कोई क्राइसिस आ गया है। बहुत अच्छी ज़िंदगी जा रही थी, सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक जो है वो हस्बैंड की डेथ हो गई, या फिर हालात ख़राब हो गए, या ऐसी सिचुएशन आ गई कि बहुत ही बुरे रिलेशनशिप में आप चले गए हैं, आपके जो ताल्लुकात हैं लोगों से बहुत ही बुरे होने शुरू हो गए हैं, बहुत ही छोटी-छोटी गलतियों की वजह से, तो आप एक बहुत बड़े रिलेशनशिप क्राइसिस में चले जाते हैं। क्राइसिस कोई भी हो, एक चीज़ को हमेशा याद रखें कि प्रोएक्टिव अप्रोच यानी कि प्रिवेंटिव अप्रोच, पहले से चीज़ों का ध्यान रखना, पहले से अपनी सेहत का ध्यान रखना, पहले से रिलेशनशिप को टेक्निकली और समझदारी के साथ लेके चलना, बहुत ही बड़े डिज़ास्टर से इंसान को बचा लेता है। इल्ला माशाअल्लाह कि वाक़ई किसी के ऊपर अल्लाह की ख़ास कोई आज़माइश लिखी है। तो नेक्स्ट अगर हम स्लाइड देखें तो हमें अब समझ आती है कि क्राइसिस जो हमें कुरान में और हदीस की रोशनी में समझ आते हैं, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आप सूरत यूसुफ देखें तो एक तो इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत बात है, लेकिन आप देखें कि बहुत से मौके पे अगर सिर्फ़ हम सूरत यूसुफ की कुछ चीज़ों को करें, अल्लाह ताला कुरान में हमें सिखाते हैं कि क्राइसिस को मैनेज करने से पहले आप कैसे प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं। और उस प्रिवेंटिव मेजर में अगर आप तो यूसुफ को देखें और उसके बारे में देखें कि कैसे जब हज़रत यूसुफ ने ख्वाब देखा था और उन्होंने अपने वालिद से उसका ज़िक्र किया, तो वालिद ने कैसे उन्हें अलर्ट किया था कि अपने ख्वाब का ज़िक्र अपने भाइयों से ना करना। ये एक प्रिवेंटिव अप्रोच है, ठीक है? उन्होंने ये नहीं कहा अच्छा तुम बहुत एक्साइटेड हो, तुम्हें तो नबूवत मिलेगी और भाइयों को बता दो। क्योंकि पेरेंट्स देख रहे थे कि बच्चा जो है वो उसको अल्लाह ताला ने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ख़ुसूसियत दी है और ख्वाब की ताबीर उनको आती थी, और उन्होंने ये देखा कि बच्चे जो हैं वो इस तरफ नहीं हैं और उन आपस में हसद करते हैं, उनको जेलसी है। तो उन्होंने कहा कि ख्वाब का ज़िक्र अपने भाइयों से ना करना। तो आप देखें कि किस तरह उन्होंने ये क्योंकि उन्हें पता था कि हसद की तरफ जाएगी ये चीज़, और को बहुत सी ऐसी चीज़ों की तरफ जाएगी जिसकी वजह से फ़ितने और फ़साद होंगे। ऑफ़ कोर्स वो जो आज़माइश आनी थी वो फिर भी आनी थी, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर की वजह से आप देखें कि बहुत बड़े और तरह के नुकसान से बच गए। और आप देखें कि ये सिर्फ़ हमारे साथ नहीं, रिलेशनशिप्स में ये बहुत ज़्यादा चीज़ होती है। आप देखें कि अक्सर ये देखा गया है कि लोग जब बताते हैं अच्छा जी बच्चों का रिश्ता कर दिया या बच्चों के नंबर आ गए, या फिर बहुत सी और चीज़ों में इंसान सिर्फ़ इस चीज़ पर फ़ोकस करता है कि कहते हैं अच्छा अभी किसी को बताना ना, अभी किसी के साथ ज़िक्र ना करना। क्यों? क्योंकि आप देखें कि फैमिलीज़ में ही बहुत से लोग हसद कर रहे होते हैं या बहुत से लोग नहीं चाहते कि आपका भला हो, और इसके लिए जब आप बता देते हैं या उस तरह, तो लोगों की नज़र या लोगों की जो है ना जेलसी की वज़ह से आपका वो काम नहीं होता। तो आप देखें ये चीज़ें हमें सिखाती हैं कि क्राइसिस को बचने के लिए पहले ही उसकी प्रिवेंटिव अप्रोच की जाए। ऐसी चीज़ें अननेसेसरी किसी को बताई ना जाए, या स्पेशली फैमिली में ऐसे लोग होते हैं जो जेलस करते हैं या वो मुकाबले की में रहते हैं और वो हर वक़्त उसमें रहते हैं अच्छा हमारे बच्चों के तो रिश्ते नहीं हुए, इनके रिश्ते हो गए हैं।
अच्छा जी, कहाँ का रहे हो तुम लोग? अच्छा, वहां देखे, अच्छा, वो तो बड़ा अच्छी जगह इनका रिश्ता हो गया है। और मेरी बेटी तो कुंवारी बैठी है। तो ऐसे लोगों जिसमें आपको आप भाप लेते हैं कि ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। और फिर आप समझ जाते हैं तो बढ़ते हैं। और बहुत बड़े क्राइसिस से बचने के लिए बेहतर दें या थोड़ा सा टाल मटोल कर दें, इस सेंस में कि आपने बहुत बड़े क्राइसिस से बचना है। फिर आप देखें कि इसी तरह सूरत यूसुफ में जब उनके भाई एंटर हो रहे थे शहर में, तो उनके वालिद ने कहा था कि एक दरवाजे से एंटर ना, क्योंकि एक तो नजर ना लगे, और दूसरा कि कोई शहर में एंटर होंगे तो कहेंगे शायद ये इतने तादाद में लोग हमला करने आ गए हैं, और एक अजीब सी कैफियत ना हो, हालांकि वो तो गल्ला लेने जा रहे थे। तो इस तरह प्रिवेंटिव मैयत जो कि इंसान को बहुत से जादू से बचाए या नजर से बचाए या किसी बहुत बड़े फितने से बचाए, इसकी टीचिंग हमें इस्लाम में, स्पेशली कुरान में मिलती हैं। इस तरह बहुत सी चीजें देखते हैं सूरत यूसुफ के अलावा बहुत सी नेक्स्ट सूरतों में, प्रॉफिट्स की स्टोरीज में, कि आप देखें कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने कश्ती बनाने का कहा था, और ये तो अल्लाह ताला को मालूम था कि वो जो अल्लाह ताला ने तूफान भेजने और सारा कुछ उसके लिए प्रिपेयर किया था अल्लाह ताला ने। तो वो क्राइसिस से बचने के लिए उन्होंने अपने बेटे को कहा था हमारे साथ सवार हो जाओ, लेकिन उसने कहा मैं पहाड़ी पर चढ़ जाऊंगा। तो आप देखें वो वैसे भी उनमें उनके अहल में शामिल नहीं था, और अल्लाह ताला ने हजरत नूह को बचा लिया और कुछ चंद लोगों को बचा लिया कश्ती पर जो सवार थे, और बाकी सारे गर्क हो गए। इसी तरह हमें बहुत सी जगहों पे जो है क्राइसिस के बारे में, जो कि हम साथ साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो स्ट्रेटजीज थी जंग की, और उसमें वो कैसे क्राइसिस से बचने के लिए पहले स्ट्रेटजी अपनाते थे, वो भी हम देखेंगे। लेकिन क्राइसिस में एक चीज का ख्याल रखें कि जब आप क्राइसिस से पहले प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं, तो आप याद रखें कि उसमें अपने आप को प्रिपेयर करना, मेंटली भी और फिजिकली भी, कि अपने आप को ये कहते रहना कि आजमाइशें आएंगी, आजमाइशें बरहक हैं, लेकिन मैंने सुबह कार नहीं छोड़ने, मैंने अपनी प्रोटेक्शन शैतान से और बहुत गानी आफात से अपनी प्रोटेक्शन करनी है। शैतान से जो पनाह की दुआएं हैं वो मांगनी है। ये प्रिवेंटिव मेजर में आती है, जब हम क्राइसिस से पहले प्री क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। उसमें दुआएं आप पढ़ना शुरू शुरू करें, जो कि रेगुलर नहीं है खवातीन। रेगुलरली फजर के बाद आप देखें तुलुए आफ्ताब से पहले, और मगरिब में आप देखें कि असर के बाद तो गुरूब आफ्ताब से पहले आप दुआएं पढ़ें, और इसके अलावा जिक्र अस्कार की कसरत किया करें, सदका देना। ये वो प्रिवेंटिव मेजर है जो कि इंसान को अल्लाह ताला की खास कदम से बचा के रखती हैं, और वो प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाता है, और उसकी वजह से वो बहुत सी जो है ना नागहानी आफात से बच जाता है। फिर आप देखें कि अगर हम क्राइसिस और उसकी प्रिवेंटिव मेजर को देखें, सो हमारी जो इस तरफ आती है, अच्छा आप क्राइसिस में मैं पढ़ गई, तो व्हाट इज क्राइसिस मैनेजमेंट? असल में मैंने क्राइसिस को मैनेज कैसे करना है। तो बेसिकली क्राइसिस मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ अवॉइडिंग ट्रबल व्हेन यू कैन एंड एक्टिंग अप्रोप्रिएटली व्हेन यू कैन नॉट। यानी कि आप देखें कि एक क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप अवॉइड नहीं कर सकते, और अगर तो आपने प्रिवेंटिव मेजर ले लिए और आपने बहुत ज्यादा किया और अब आप उस क्राइसिस में पड़ गए हैं, तो फिर जो आपके अख्तियार में नहीं है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप एक चीज में फंस गए हैं और अब आप उससे निकलना चाह रहे हैं, तो आपने अब पिछले उस पर रोना नहीं, अच्छा मैं ये कर लेती हूँ। अब आपने उस सिचुएशन से निकलने के लिए फौरन सोचना है। इसमें 4 C's जो है ना बहुत कॉमन है, जब आप के ऊपर क्राइसिस आ जाए तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है। इसमें सी में नंबर 1 C है कि काम। आपने काम रहना है, और काम रहने में आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। फॉर एग्जांपल किसी भी किस्म का क्राइसिस, आपको कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हैं आप, आपको पता चला अच्छा ये तो एक बिल एक आ गया, मेरे तो बजट में ये चीज नहीं थी, या हेल्थ के इश्यूज आ गए हैं, या फैमिली में आप कह रहे हैं कि अच्छा ये क्या हो रहा है, मैं तो अपनी तरफ से जो है वो बहुत ही ज्यादा एहतियात करी थी, लेकिन ये मेरे बारे में बात हो रही है और मेरे बारे में ऐसी चीजें हो रही हैं। जब भी आपको कोई खबर पड़े और आप उसके लिए बहुत परेशान हो कि मेरे पे इल्जाम लगा दिया गया है, या बच्चे के स्कूल से कोई ऐसी चीज आ गई जो कि आप समझते हैं कि अच्छा ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन आप एकदम क्राइसिस में जा रहे हैं कि ये क्या होता जा रहा है, या फाइनेंशियली आप देख रहे हैं कि पहले आपके हालात ऐसे थे कि बहुत अच्छा चीजें मैनेज कर रहे थे, लेकिन आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक आप उसमें पड़ गए और जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज आप रहे काम रहे, यानी कि आप डीप ब्रीदिंग करें, कि आपको पता चल गया अचानक ये मेहमान आने वाले थे और अचानक ऐसी चीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल हमारे हमारे यहाँ खवातीन छोटी छोटी चीजों पे बहुत टेंशन लेके उसको क्राइसिस ही समझती है कि अच्छा खाना आपने बनाया था, पता चला ये जो था खाना वो जल गया, और अभी मेहमान के आने में 15 मिनट रह गए हैं, और अब मैं क्या ऑर्डर करूं, ऑर्डर करूंगी तो बहुत महंगा पड़ेगा, और मैं अब इस सिचुएशन
सिचुएशन से कैसे निकलूं। तो सबसे पहले आप देखें कि अगर इंसान अगर परेशान होता है, घबराता है, तो वो उसके लिए और मिजरेबल मिजरेबल होता है, ना सिर्फ उसके लिए, घर वाले भी, वो पैनिक में चला जाता है। तो पहला सी जो है जिसमें अगर आप मैनेज करना चाहे अपने क्राइसिस को, तो सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करें, यानी कि काम रहे। पहला सी जो है वो काम है। आप पहले सोचें कि नहीं, कोई इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है मेरी सांस है, मैं देख रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। ये आजमाइशें तो आनी जानी चीज है, और ये माल की आजमाइश और तरह की आजमाइश अल्लाह ताला मुझे इसमें से निकाल लेगा। और स्ट्रेस मैनेजमेंट में, क्योंकि जब आप क्राइसिस में होते हो तो आप एक तरह से स्ट्रेस में होते हैं, और जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करें। 7-4-8 का प्रिंसिपल है कि आप पहले अंदर सांस लिए, और फिर थोड़ी देर होल्ड करें, और फिर उनको ब्रीदिंग के जरिए थोड़ा सा निकालें, ताकि आपका थोड़ा सा स्ट्रेस जो है वो रिलीफ हो। तो सबसे पहला सी जो क्राइसिस मैनेजमेंट में आपको हेल्प करता है वो है काम, यानी कि आपने कामनेस शो करनी है। क्योंकि अब आप जब तक काम नहीं होंगे, आपकी ब्रेन की जो एक्टिविटी वो आपका समझे दिमाग काम नहीं करेगा। तो जो आपके ऐसे हार्मोन्स है, कॉर्टिसोस्टेरॉइड जो स्ट्रेस हार्मोन है, और वो आपको एकदम पैनिक की तरफ लेके जा रहे हैं कि जो है ना, आप परेशान हो गया, मैं क्या करूं, और मेरे दिमाग में बिल्कुल। आपने नोट किया होगा कि अक्सर एक कोई सिचुएशन आप पे आती है और आप कहती हैं कि ओह ये क्या हो गया, ओह अब तो मैं नहीं निकल सकती, अब तो मुश्किल हो गई, और आपकी जो है ना सांस फूलने लगती है, और आपको चक्कर सा आ जाता है। तो आप देखते हैं कि आप चूंकि पैनिक में जा रहे होते हैं और आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता। तो उस सिचुएशन में, जैसे आपको क्राइसिस की कोई भी सिचुएशन जो आपके लिए क्राइसिस है बहुत बड़ा, तो सबसे पहले अल्लाह पर भरोसा रखते हुए, अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए डीप ब्रीदिंग शुरू कर दें। डीप ब्रीदिंग आपके एटलीस्ट स्ट्रेस हार्मोन को थोड़ा सा लो लेवल का करेगी आपकी ब्लड में, जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा, जब ब्लड लेवल में जो स्टीरॉयड जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम होगा, तो आपका थोड़ा सा दिमाग काम करेगा, और आपकी बॉडी जो है वो क्राइसिस में नहीं जाएगी, और आपको एकदम समझ आएगी अच्छा अब मुझे क्या करना है, कि मुझे अब इस सिचुएशन में ये नहीं करना, पैनिक नहीं करना, बल्कि मुझे कॉल करनी है फॉर एग्जांपल, या मुझे फॉर एग्जांपल आग खुदा ना खास्ता लग गई, तो मुझे फौरन बच्चों को बाहर निकालना है, या मुझे पीछे से कुछ ऑफ करना है, या मैंने ये नहीं करना, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी क्राइसिस सिचुएशन है। पिछले दिनों की बात है, आपने देखा होगा मीडिया पे भी आई थी कि सियालकोट में एक घर में आग लग गई, और पता नहीं उनका आग हुई, और आप देखें एक फैमिली के मियाँ बीवी और उनके 3 बेटे थे, जिसमें से एक बेटा बच गया और 2 बेटे जल के हमारी फैमिली में ही आगे जानने वाले थे, इसलिए मैं इसको इनको जानती हूँ। और आप देखें कि एक दिन, क्योंकि वो जब 3rd डिग्री बर्न होता है तो 99% बॉडी जल चुकी होती है, थोड़ा सा ब्रेन काम कर रहा होता है जब तक क्योंकि आपकी बॉडी सारी स्वेल कर जाती है, और पूरे के पूरे आपके आप जले हुए होते हैं। लेकिन आप सोचें, सुभान अल्लाह, जिसको अल्लाह ताला सेहत दे, जिंदगी दे, कि उनका बेटा था, कि उन्होंने फटाफट बेटे को बाहर निकाला, और लेकिन ये था कि आग उनको लग चुकी थी और वो छोटे को निकाल रहे थे। लेकिन आपको पता है, छोटे बच्चे और जिनको फौरन आग लग जाए उनकी सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। एक दो छोटे बच्चों की तो फौरन डेथ होगी, लेकिन जो फादर थे वो निकाल रहे थे बाहर, और जो बेगम थी वो भी निकली, लेकिन वो भी काफी जल गई, क्योंकि अपार्टमेंट में आपको पता है निकलने के रास्ते उस तरह से नहीं होते, घर में हम फौरन निकल आते हैं। आपको बिल्डिंग में जब आग लगे तो आपको स्टेयर से जाना है, और उसमें बहुत धुआं आ जाता है, और बहुत सी ऐसी चीजें आ जाती हैं। तो आप देखें कि वो कितना बड़ा क्राइसिस होगा। लेकिन उन्होंने बहुत हिम्मत और हौसले का काम किया, एटलीस्ट एक बेटे को पहले बाहर किया, और आप देखें कि उस बेटे को अभी वो एडमिट है, और उसका इलाज हो रहा है, लेकिन उसकी टांगे जली और कमर, लेकिन उसकी बाकी बॉडी काफी हद तक ठीक है, और वो सरवाइव कर गया है बच्चा, कि सबसे बड़ा था 6-7 साल का। तो ये भी एक क्राइसिस की सिचुएशन होती है, जिसमें आप सोचें कि आप उस सिचुएशन में जब आते हैं तो आप उस वक्त पैर नहीं करके एक तरह के नेचर के लोग होते हैं जो फौरन बेहोश हो जाते हैं। लेकिन एक तरह के नेचर के लोग होते हैं जो कि जो होता है ना, थोड़ा हौसले में होते हैं, वो थोड़ा सा देखते हैं कि नहीं, इस सिचुएशन में मुझे क्या समझ आ रही है, और मैंने सबसे पहले जो कोशिश है वो क्या करनी है कि अब मैंने काम रहना है, यानी कि ये तो बहुत ऐसी सिचुएशंस में आपके पास टाइम नहीं है, आपने फौरन जो है ना जो है वो तरीका अपनाना है कि आप फौरन से पहले आप अपनी जो है वो उस पे आए कि आप अपनी क्राइसिस को मैनेज करना सीखें। फिर आप देखें नेक्स्ट स्लाइड में कि
एंडिंग लॉस, और एक चार्ट है जिसमें फेज बताई गई है कि जब आप मैनेज करना चाह रहे हो एक क्राइसिस को, और क्राइसिस में को मैनेज करने के लिए सबसे पहले डिटेक्ट करना है, यानी कि ये किस लेवल की क्राइसिस है जिसमें मुझे फौरन एक्शन लेना है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबसे पहला स्टेप है काम, सी जो प्लानिंग के पहले स्टेप में आता है, सी जिसमें आपने काम रहना है, और फिर आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है जो कि सेकंड स्टेप है। प्रिपेयर इस तरह से करना है कि आपने देखना है ये, अच्छा मुझे कॉल करनी है सबसे पहले। अब एकदम कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने क्या करना है, या मैंने कॉल करनी है, या मैंने जो है ना फौरन हेल्प निकालनी है, मैंने गाड़ी निकालनी है, फौरन हॉस्पिटल लेके जाना है। कभी कभी बुजुर्ग घर में होते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे ससुर पिछले से पिछले साल की बात है कि मैं वॉक करते हुए वापस आ रही थी, मगरिब का टाइम था, और मैं घर में एंटर हुई तो एक शोर सा बरपा था। मेरी सास ने बताया कि अब्बू जी गिर गए हैं, और उनसे देखा नहीं जा रहा था कि उन गिरे हैं, और उनका सर पीछे से फट गया है, और ब्लड से पूरा बाथरूम भर गया है। और मैं एंटर हुई तो मेरे हस्बैंड ने कहा उनको फौरन हॉस्पिटल लेके जाना है। तो मैं, मेरा मुलाजिम और मेरे हस्बैंड बड़ी मुश्किलों से उठा के उनको गाड़ी में बिठाया, और हम नज़दीक हॉस्पिटल में ले गए। रास्ते में वो कह रहे हैं बेटे मुझे क्या हुआ है, तो मैं, मुझे याद है अल्लाह ताला की तरफ से कि आपको थोड़ा सा अल्लाह ताला ही हिम्मत और सब्र देते हैं। आप की मदद ये थी कि आपने अपना जो अबाया स्कार्फ पहना हुआ था, क्योंकि मैं बाहर से आ रही थी। अब मुझे स्पेशल कुछ उस टाइम पहनना नहीं था, ये अल्लाह की खास मदद थी, अल्लाह ताला ने बचाना था उनको। और मेरे पास कपड़ा था, मैंने उनके सर को पीछे से किया, जिस तरह ब्लड आ रहा था, तो मेरे ऊपर हाथ रखा, और अबू जी मुझे कह रहे हैं कि बेटे क्या हुआ है मेरे साथ, क्योंकि वो थोड़े अनकॉन्शियस भी हो रहे थे। तो मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, हल्की फुल्की चोट लगी है आपको, हालांकि उनका पीछे से सर फट गया। तो कह रहे, मैं उन्हें कहती कि अब्बू जी आपको तो बड़ी अब्बा जी चोट लग गई है, और आप तो बेहोश हो रहे हैं, और आपकी तो कोई हालत नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होता कि वो और पैनिक में चले जाते, और वो थोड़े थोड़े अनकॉन्शियस हो रहे थे, क्योंकि उनका ब्लड लॉस काफी हो रहा था, और थोड़े घबरा भी गए थे, क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने एक टैप को पकड़ा, लेकिन टैप भी उखड़ गया और पानी भी निकल रहा था, और उनका ब्लड काफी जाया हो चुका था। और इतने में हम लोग पहुंच गए, शुक्र अल्लाह का, और उनको ले गए अल्हम्दुलिल्लाह। उनको स्टिचेस लगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बाद में उनकी हीलिंग होगी, क्योंकि शुगर शुगर पेशेंट की हीलिंग भी बहुत स्लो होती है। तो उस टाइम पे जब प्रिपरेशन की बात आती है और प्रिवेंशन की बात आती है, तो प्लानिंग में जो चीज है वो है कम्युनिकेट। क्या आपने फौरन कम्युनिकेट करना है कि आपने कॉल करनी है या ड्राइव करना है, गाड़ी निकाल। तो जो चीज होती है कि ड्यूरिंग क्राइसिस जो उसकी फेज होती है कि आपने डिटेक्ट की, और आपने कहा अच्छा ये तो हॉस्पिटल जाने वाला केस है, या ये जो है वो मुझे किसी को कॉल करके बुलाने की जरूरत है, या फिर इसमें कॉल और बुलाने का कोई टाइम। अब मैंने इसमें क्या एक्शन लेना है कि मैंने फॉर एग्जाम्पल आग लगी है, कोई ऐसी चीज है इसमें मैंने भागना है, जैसे सलाह पे आप क्या कर सकते हैं, जल्दा आ जाता है, इस तरह की चीज आती है। तो उसमें बस तो से आपने कोई डिसीजन लेना होता है। तो कर दे आपके, अच्छा नहीं, मैं आप बहुत ज्यादा खुदगर्जी में ना जाएं, बल्कि कोशिश करें ऐसी सिचुएशन में जब आपको चाहिए तो आप आपस में कॉपरेट करें, यानी कि आप कोऑर्डिनेट करें। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ऐसे डॉक्टर की जरूरत है जिसमें डॉक्टर कह रहे हैं घर आना है, तो आप उसको अच्छा फलाने डॉक्टर को मैं कॉल करती हूँ, अच्छा आप परेशान हो, आप पेशेंट के पास रहे, मैं ये करती हूँ। या फिर आप के साथ वालों में कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें वो आपसे हेल्प मांग रहे हैं, तो आप पूरा कॉपरेट करें और उनके साथ कोलैबोरेट करके उस मामले को। और हो सकता है कि आपकी नेबर है या आपकी सड़क पे आप कहीं जा रहे हैं, और वो आपको बता रही है कि आपने क्या करना है, कि आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो नेबर है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बाजी बीच में ना आपकी आवाज बिल्कुल कट रही थी काफी ज्यादा। अब क्लियर हुई है फिर से। ओके। तो जो कामनेस के बाद जो सेकंड चीज है वो है कम्युनिकेट, और थर्ड चीज है कॉपरेट, और तीसरी चीज है कि आपने तीसरी चीज जो जिसमें आपने अपना फोकस रखना है वो है कंसिस्टेंट। आपने बीच में घबराना नहीं है, अच्छा ब्लड आ गया नजर, और वो तो बेहोश हो रहा है, तो ये ना पेशेंट बाद में बेहोश हो, पहले आप बेहोश हुए हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अपने आप को
प्लान करें कि उस क्राइसिस की सिचुएशन में आपने क्या करना है, तो आपने ये 4 सीज़ नहीं भूलने कि मैंने काम रहना है, कम्युनिकेट करना है, क्योंकि कभी-कभी आपको बिल्कुल नहीं समझ आती कि सिचुएशन मेरी सिचुएशन क्या है और मैंने क्या करना है। फ़ौरन हेल्प के लिए कॉल करनी है, और अगर आपसे कोई कोऑपरेशन या हेल्प माँग रहा है, तो उसको फ़ौरन हेल्प आउट कीजिए। और इसके अलावा आप देखिए कि कंसिस्टेंट रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर कहते हैं कि आप इस तरह कीजिए और इस तरह आप पेशेंट के पास रहिए, और या आप इस मैनेजमेंट में आप उसको बताइए कि कभी-कभी फ़ोन पे ही काफ़ी जो है ना मैनेजमेंट मुझे याद है बायोलॉजी में 2 जो है ना मेरी बच्चे पैदा हुए यूके में, और जो मेरा सेकंड वाला पैदाइश हुई, तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बर्फ़ थी और उसको साँस सही नहीं आ रही थी। और मैंने उधर कॉल की तो उन्होंने कहा कि आप बच्चे ब्रीथिंग पे फ़ोकस करें, सारी रात मुझे हो गई क्योंकि बर्फ़ थी, और वो बर्फ़ हमारे इलाके में उस दिन उस साल में बहुत ज़्यादा पड़ी थी। मेरे हस्बैंड काफ़ी गए और उन्होंने बर्फ़ निकालने की कोशिश की, लेकिन बर्फ़ नहीं निकल रही थी। तो मैंने जब हॉस्पिटल में इमरजेंसी पे कॉल की, तो उन्होंने कहा कि अभी तो सारी बर्फ़ और वो जो सारी स्नो है वो इतनी ज़्यादा है, और उसके लिए हमने कोई प्रिवेंटिव जो है ना मेजर इस दफ़ा नहीं रखे। आप ब्रीदिंग पे फ़ोकस रहें और बच्चे का पूरा ध्यान रखें और उसको देखें कि टेम्परेचर कमरे का कैसा है, उसकी ब्रीदिंग कैसी है। तो वो पूरी रात मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ इस चीज़ मेंटेन करी। ज़ाहिर है एक माँ परेशान भी होती है कि बच्चा इतना ज़्यादा बीमार भी है और उसको साँस सही नहीं आ रहा, और बाइक पे जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। बचेगा या नहीं बचेगा। और तरह के होता है कि अल्लाह ताला ही हर सिचुएशन में, चाहे वो किसी किस्म की क्राइसिस हो, वो इंसान को हौसला और सुकून और तसल्ली देते हैं। सिर्फ एक चीज़ याद रखें, अल्लाह पर तवक्कुल करें, अल्लाह पर भरोसा करें कि नहीं कोई बात नहीं, दिस शैल टू पास, ये भी जो सिचुएशन है वो निकल जाएगी। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो मुझे इंशाल्लाह इससे निकाल लेगी। कोई भी सिचुएशन जो होती है वो हमेशा नहीं रहती है, और मैं इसमें निकल आऊँगी। फिर आप देखें कि क्राइसिस में आपका जो है डैमेज कंट्रोल काफ़ी कम हो जाता है, कि अगर आप इन प्रिवेंटिव मेजर्स पर काम करें और थोड़ा-सा देखें कि थोड़ा-सा पॉज़ करके कि इस सिचुएशन में मुझे पहले क्या करना चाहिए। जब आप ब्रीथिंग अपनी नॉर्मल करेंगे, थोड़ा-सा पैनिक जाएँगे, तो बहुत सी चीज़ें आपकी रनिंग में भी आएगी, बहुत सी फेजेज़ में आप रिकवरी की तरफ जाएँगे, यानी कि आप सॉल्यूशन की तरफ जाएँगे, और आप बहुत कि क्राइसिस में जो मैंने आपको बताया, क्राइसिस निकलने के लिए नेक्स्ट स्लाइड। अगर आप ये देखें कि हम जब भी क्राइसिस की किसी सिचुएशन में होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, प्लान करते हैं, और प्लानिंग में हमने कमिट करना है, कोऑपरेट रहना है। और इसमें जो एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जब आपने कोऑपरेशन के साथ कोलैबोरेट करना है, तो आपने राइट पर्सन को कॉल करना है, और राइट चीज़ों को आप देखें कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट हमें सूरत यूसुफ की में सिखाई जाती है कि जब बादशाह कब आया था कि वो मोटी गायें और दुबली गायें हैं, और वो जो है ना दुबली गाय मोटी गाय को खा रही हैं, तो उन्हें ज़रा-सा हुआ कि ये ख्वाब कैसा है? जब उन्होंने अपनी महल में लोग थे उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने बताया कि ये तो हमें बड़े अजीब से ख्वाब लग रहे हैं और हमें तो इसकी ताबीर नहीं आती। और आप देखें कि ये समय बताती है कि जब आप इस तरह का ख्वाब देखें, तो आप एक किसी से डिस्कस भी करें, और ऐसे मोतबर शख्स से जो उसकी ताबीर भी बताए। तो कभी-कभी क्राइसिस में हमें एक एक क्राइसिस से पहले अल्लाह ताला कोई इंडिकेशन भी दे रहे होते हैं कि ये सिचुएशन है, और इसमें आप जो है ना किसी एक्सपर्ट से मामला हासिल करें, क्योंकि कभी हम खुद बड़े वो एक्सपर्ट बन रहे होते हैं। नहीं, नहीं, डॉ हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत है? इतने पैसे लगाने की क्या ज़रूरत है? मैं बताती हूँ, मैं टोटके खोलती हूँ, या गूगल भाई पे सर्च करके तो हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकाल देते हैं और लेने के देने पड़ जाते हैं। लेकिन आप देखें कि जब बादशाह ने उससे डिस्कस किया, और वो जो शख्स जो बच गया था, जो बादशाह की खिदमत पर अपॉइंट हो गया था बादशाह को शराब पिलाने पर, उसको ये था कि मुझे जेल में मुझे यूसुफ ने कहा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, कि मेरा बादशाह से ज़िक्र करना, और वो भूल गया था ज़िक्र करना। और फिर आप देखें कि हज़रत यूसुफ को जब उसने जाके ख्वाब बताया बादशाह का, पूरा ख्वाब दोबारा रिपीट किया। और फिर आप देखें कि अल्लाह ताला ने हमें बताया कि कैसे हज़रत यूसुफ ने ना सिर्फ़ उसका क्राइसिस से बचने के लिए बताया कि अच्छा 7 साल ऐसे आएँगे कि नॉर्मल उसमें जो है सेहत साली होगी, और कई 7 साल जो होंगे खुशहाली के होंगे। जो साल खुशी होंगे उसमें आपने अपना स्टोर करना है, जो अनाज वगैरह है, और उसको होशों में रहने देना है। वो सारी जो उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई थी, वो क्राइसिस से बचने के लिए अपनाई थी। और अल्लाह ताला ने कैसे इस चीज़ को हमारे लिए कुरान में मेंशन किया कि जब आप को लग रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, और
अच्छा, ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज्यादा जो है वो निशानी लेकर जा रही है कि मेरे जो हालात हैं अ, अभी तो मेरे बहुत अच्छी है, और मैं जो है ना बहुत फजूल खर्ची कर रही हूँ, और मुझे खाने की इजाजत है, और आपको कहते फीलिंग आ रही है ना नेक्स्ट है ना मैं क्राइसिस में चली जाऊं। तो याद रखें कि बहुत ज्यादा जरूरत है कि इंसान पहले ही स्टेप में थोड़ा सा सोच जी। अब मेरी आवाज आ रही है? कुछ इंटरनेट के इश्यूज आ गए थे बीच में। जी बाजी, बीच में ना बार बार कट रही थी, भी ठीक हो जाती थी, इस तरह हो रहा है। अच्छा ठीक है। ओके, चले अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सूरत यूसुफ से सीख रहे थे कि कैसे क्राइसिस में अपने आप को काम रखने के साथ साथ किसी से शेयर भी करना, डिस्कस भी करना, किसी ऐसे समझदार शख्स से कि हमें समझ नहीं आ रही और खुद से डिसीजन ना लेना, या खुद से कहना अच्छा मैं ऐसे नहीं ऐसे कर लेती हूँ। किसी भी, क्योंकि हर इल्म से ऊपर एक इल्म वाला होता है, और इसमें हमें बहुत सी चीजें समझ आती हैं कि हम अपनी जिंदगियों में बहुत सी सिचुएशंस में कूल एंड काम रहें, और अपने से ऐसे जो मामला फहम लोग हों, समझदार लोग हों, जो हमें हर तरह से गाइड करें, जिनका हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो, तो उनसे शेयर कर लेना चाहिए। और दूसरा, ये भी बात समझ आती है कि कैसे प्रिवेंटिव मेजर करें, जैसे उन्होंने गल्ला को उन्होंने साथ साथ बताया कि उसको होशों में रहने दें, जिससे समझ आती है कि उसके लिए प्रिजर्व का जो उसका टाइम है वो बढ़ जाएगा। उनका 7 साल ऐसे जो है ना खुश्क साली के आएंगे, जिसमें अनाज की जरूरत पड़ेगी। और आप देखेंगे उनके भाई आते थे और गल्ला लेने, क्योंकि आस पास के जो इलाके थे वहां से वहां पे भी खत्म हो गया था, लेकिन उन्होंने स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई, कोई क्राइसिस को मैनेज करने के लिए पहले से कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिए, और कोई भी स्ट्रेटजी नहीं अपनाई, जिसकी वजह से उनके इलाकों से लोग इनकी तरफ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ आते थे। और इस तरह बादशाह ने उनको फाइनेंशियल मिनिस्टर भी अपॉइंट किया कि अल्लाह ताला इंसान को इज्जत देते हैं। ऑफ कोर्स जब इंसान तकवा अपनाता है और इंसान जो है वो सब्र से काम लेता है। लेकिन देखें कि उन्होंने अल्लाह ताला की तौफीक से जब एक स्ट्रेटजी को बताया कि प्रिवेंटिव मेजर क्या करनी है और उसमें कैसे निकलना है, तो बादशाह इस चीज़ से बहुत इम्प्रेस हुए। उन्होंने कहा उसको मेरे पास लाओ, और फिर उनको उन्होंने अपनी सर्विसेज खुद ऑफर की कि आप मुझे दानों पे जो है अपॉइंट कर दें, कि मैं अमानतदार भी हूँ और हफीज भी हूँ। नेक्स्ट आप देखें कि बहुत सी अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएं, बहुत सी सिचुएशन में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आप सीरा पढ़ें और बहुत सी चीजें देखें, जिससे हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका कार होता था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉर स्ट्रेटजी में क्या देखते थे। कि जैसे एक वॉर में पता चला कि अच्छा वो दुश्मन के लोग कितने हैं, फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा वो ऊंट कितने जबा करते हैं। तो आप देखिए उन्होंने उधर से उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि ये जो है वो जो दुश्मन है उसकी इतनी तादाद है, क्योंकि उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि एक ऊंट ऑलमोस्ट इतने लोग खाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो इतने से इतने होंगे। नेक्स्ट, तो इंसान इन चीजों पे भी बहुत ज्यादा फोकस करके अपनी स्ट्रेटेजी अपना सकता है, और वो बहुत सी चीजों में बेहतर हो सकता है। तो स्ट्रेटेजी अपनाने का मकसद क्या होता है कि जो स्ट्रेटेजी का वर्ड है ये स्ट्रेटेजिगोस से निकला है, और ग्रीक वर्ड है, स्टैंड फॉर द आर्ट ऑफ अ जनरल, यानी कि एक जनरल प्रिंसिपल अपनाना जिसकी वजह से आप बहुत सी सिचुएशंस में मतलब फंसने से बच जाएं। एक स्ट्रेटेजी अपनाना, और ये प्रिवेंटिव मेजर में आता है, क्योंकि हमें कुरान हदीस से और स्पेशली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई वॉर स्ट्रेटेजी में क्या करते थे। नेक्स्ट स्लाइड।
तो आप देखिए कि जो गजवा बदर थी, और उन्होंने पूछा कि वो जो है दुश्मन जो है वो हर रोज कितना जो है वो जो है ऊंट का जो जबा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट डे 9 कैमल्स और सेकंड डे 10 कैमल्स वर स्लॉटर्ड। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे अंदाजा लगाया कि एक ऊंट ऑलमोस्ट मतलब एक ऊंट जो है वो तकरीबन 100 लोग आराम से खा लेते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदाजा लगाया कि इसका मतलब है कि वो 900 से 1000 सोल्जर्स हैं। तो इसमें इससे बात समझ आती है कि नबी सल्लम ने बहुत सी चीज़ों में, वॉर में, प्लानिंग में अपनी स्ट्रेटजीज भी अपनाई कि वो बहुत ज्यादा क्राइसिस से और बाद में बच जाएगा। अच्छा, मुझे क्या पता कि दुश्मन है उसमें कितनी तादाद होगी, तो हम उसके अकॉर्डिंगली इक्विप्ड रहें और उसके अकॉर्डिंगली मुकाबले का जो है ना सामना करें। नेक्स्ट। फिर आप देखिए कि गजवा बदर में मुस्लिम यूज्ड अ डिफिकल्ट जो है ना रूट थ्रू माउंटेन्स टू रीच बदर फास्टर देन देयर एनिमी एंड कंट्रोल द वाटर रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन। और आप देखें कि बिजनेस में भी स्पीड मींस रिडक्शन ऑफ टाइम, डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर्स एंड अल्टीमेटली गेनिंग द फर्स्ट मोर एडवांटेज। तो आप देखें कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप बहुत सी चीज़ों में देखते हैं कि जैसे आपका बिजनेस है, या आप बहुत सी चीज़ों में देखते हैं कि बहुत सी जो डिसीजन मेकिंग है या स्ट्रेटजीज अपनाने से मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो उसकी उन स्ट्रेटजीज को, जैसे बिजनेस के फील्ड में आप देखते हैं, या ये तो वॉर की फील्ड थी, तो उसमें बहुत सी स्ट्रेटजीज अपनाने से आप बहुत से ऐसे सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं जो आपको बाद में अंदाजा होता है कि मैं बहुत सी जो है ना परेशानियों से बच गई, क्योंकि मैं अपनी जो है मैनेजमेंट बहुत अच्छी करती है और मैंने प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाए थे। नेक्स्ट। इसी तरह आप देखें कि बहुत सी, ये तो हमारा हो गया, और आप देखें कि नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। बहुत सी और जो कुरान हदीस में हमें चीज़ें मिलती हैं। अब हम थोड़ा सा इंशाल्लाह जो हमारे सिनेरियोज हैं उसको देख लेते हैं कि कैसे हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी सिचुएशंस देखी होंगी जिसमें आपने भी फोकस किया होगा कि जब मैं किसी सिचुएशन में पड़ती हूँ तो मेरी स्ट्रेटजी क्या होती है और मैं क्या चीज़ अपनाती हूँ। सबसे पहले मैं किसको कॉल करती हूँ। वैसे तो नबी वसल्लम की सुन्नत से हमें समझ आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो थी कि वो नमाज और सब्र से मदद लेते थे। और कोई भी परेशानी आती, जैसे कुरान में भी आता है वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सला, कि नमाज और सब्र से मदद ली जाए। क्योंकि जो पेशेंस है, सब्र है, ऐसी सब सिचुएशन में स्पेशली थोड़ा सा पॉज करना और देखना कि मैंने किस राइट पर्सन को कम्युनिकेट करना है, काम रहना है, और कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करके उस चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ लेकर चलना है। ये इंसान को जो स्ट्रेटजी अपनाने में बहुत हेल्प करती है और क्राइसिस से निकलने में बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जो की स्ट्रेटेजीज हम अपनाते हैं जब भी एक क्राइसिस मैनेजमेंट का प्लान होता है, तो उसमें हमेशा याद रखें कि जो रूट कॉज होती है क्राइसिस की, कि मैंने सबसे पहले देखना होता है कि मैंने अब आप एक उसका प्लान, ये वो है कि जब आपको पहले कोई प्रॉब्लम आई थी और उसमें आप बहुत ज़्यादा बुरी तरह फेल हो गए, या आपको समझ ही नहीं आया उस सिचुएशन में, लेकिन वो चीज़ आपको बार बार जो है ना क्राइसिस की तरफ लेकर जा रही है और आप उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाल रहे। तो आप हमेशा याद रखें कि अब इस चीज़ के लिए मुझे पहले से प्लानिंग करनी है, और मुझे एक क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाना है जिसमें मुझे आइडेंटिफाई करने हैं पोटेंशियल रिस्क। यानी कि क्या ट्रिगर है जिसकी वजह से, फॉर एग्जांपल, आपकी छत जो है वो टिप टिप उसमें से पानी लीक हो रहा है, और आप उसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर नहीं अपना रहे, कि आप देखें कि खुदा ना खास्ता कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि इतनी बुरी तरह से छतों की छतें नीचे आ जाती हैं, क्योंकि उनकी पानी गिर गिर के उनके अंदर से जो है ना जंग लग के और बहुत से हालात खराब होते हैं कि छत पूरी की पूरी नीचे, हमने सुना भी होगा खबरों में कि वो ये छत गिर गई और नाउजुबिल्ला बहुत से लोगों की डेथ हो गई। तो वो उस चीज को मैनेज नहीं करती जो कि सिम्टम दे रही होती है कि ये चीज जो है वो आपकी खराब हो। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करने होते हैं पोटेंशियल रिस्क, और फिर आप आउटलाइन करें कि वो प्रोसीजर जिसकी वजह से मैंने अब ट्रीटमेंट की तरफ आना है, मैंने वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, कि अब इसके लिए मैंने क्या अपनाना है, कि मैं किसी सर्वे वाले को बुलाऊं, पूछूं अच्छा छत के क्या हालात है, तो अब मुझे छत नहीं डलवानी है, या फिर उसको मुरम्मत करवाना है, या फिर मुरम्मत के बगैर कोई और टेक्निक या टूल आ गया जिसकी वजह से मेरी जो है ना ये चीज़ बच जाए और मुझे खुदा ना खास्ता क्राइसिस में ना जाना पड़े, और मैं इस चीज़ से बच जाऊं। कई जगहों पे, कई बिल्डिंग्स में और कई जगह पे क्राइसिस टीम भी होती है जो कि हॉस्पिटल्स वगैरह में, जो कि इस चीज़ को पहले से आइडेंटिफाई करके उसके लिए एक टीम बना दी जाती है, जिसमें वो कहते हैं कि अच्छा इस बिल्डिंग में बहुत दफ़ा आग लग रही है, फॉर एग्जांपल,
और आप देखेंगे कई कराची के या कई जगहों पे पता चलता है कि जी बिल्डिंग में आग लग गई, कई लोग अंदर थे। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। एक इमेजिन करके भी खौफ आ जाता है। और उसके लिए वो क्राइसिस टीम बनाते हैं जो कि फौरन वक्त पर पहुंचती है, आग बुझाती है। या हॉस्पिटल में कोई ऐसी टीम होती है जो कि पता चलता है कि कोड ब्लू है, यानी कि कोई पेशेंट बिल्कुल डेथ बेड पे और उसकी सांस नहीं आ रही और उसको फौरन उसमें जा रहा है, वो डेथ की तरफ जा रहा है, तो वो एक क्राइसिस टीम होती है डॉक्टर्स की जो कि पहुंचती है। और वो सिर्फ उस इमरजेंसी के पेशेंट को डील करते हैं। वो 24/7 अलर्ट होते हैं। फिर मैंने जैसे आपको बताया, काम रहने के साथ आपने कम्युनिकेट करना इफेक्टिवली। ये आपने अब जो आप पहले से स्ट्रेटेजीज अपना चुके हैं, यानी कि आप पहले क्राइसिस में चले गए थे और अब आप देखें कि रिपीटेडली एक प्रॉब्लम आ रही है, तो आप फिर इसका मतलब है कि आपकी कम्युनिकेशन कहीं वीक है। आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें और इसे कहते हैं क्लियर कम्युनिकेशन। और आप बहुत ही क्लियर और ट्रांसपेरेंट रहें और टाइमली एड्रेस करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर शुरू में ही कोई क्राइसिस आ गया और शुरू में ही आपको पता चल गया कि ये चीज़ रॉन्ग तरफ जा रही है और हमारे बिजनेस डीलिंग में या ये इशू आ रहा है, तो आप टाइमली उसको एड्रेस करके देर एंड देन उसको करेक्ट करें। और इस चीज़ में आप कंसिस्टेंसी जो है ना उसको कोऑर्डिनेट करें उसके साथ मैसेजिंग में, और उसको एक लाइन पे रखें कि अब आपकी बिल्डिंग में या आपकी हेल्थ क्राइसिस है तो अपने डॉक्टर को फॉलोअप करना है, या आपके घर में एक प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रही है तो आप देखें, बैठ के डिस्कस करें कि इस रूट को कैसे, जो रूट प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना है। अब अगर आपने सारी स्ट्रेटेजीज अपनाई, आपने मैनेज भी किया, प्लान भी किया, आपने पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई भी किया, आपने प्रोसीजर्स को भी आउटलाइन किया और एक टीम भी बनाई और क्रिएट भी आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके ऊपर एक क्राइसिस आ गई, तो आप देखें कि रिस्पॉन्ड, आप फौरन उस क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करें और एक डिसाइसिव एक्शन लें। फिर आप देखें कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसके मेन जो लोग हैं, उनके साथ अब जाहिर है उनका बहुत लॉस हो गया और वो परेशानी में है। उनको एक एम्पैथी और एक अंडरस्टैंडिंग शो करें ताकि वो थोड़ा सा मेंटल रिलीफ में आए, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी बिजनेस क्राइसिस में हो या फाइनेंशियल क्राइसिस में या हेल्थ के क्राइसिस में आ रहा है, रिलेशनशिप के क्राइसिस में आ रहा है, उसको ये बहुत ज़्यादा एक मेंटल हेल्थ की सिचुएशन होती है जिसमें वो डिप्रेशन में जा रहा होता है और उसको बहुत ज़्यादा एक सूदिंग वर्ड्स की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल, मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी एक फ्रेंड थी जानने वाली, वो एयरपोर्ट पे उतरी तो एयरपोर्ट में एक्साइटमेंट थी उनकी बहुत ज़्यादा। तो वो जो उनका एक हैंड कैरी था, बिल्कुल एक समझे बैग था, जो कि उन्होंने ट्रॉली पे रखा और वो एक्साइटमेंट में रिश्तेदारों से मिली, गाड़ी में बैठी और चली गई। और वो जो हैंड उनका बैग था वो ट्रॉली पे रह गया। वो घर चली गई, घर काफ़ी दूर था एयरपोर्ट से। और जब घर पहुंची तो उन्होंने कहा, वो मेरा हैंड वो तो मैंने रखा नहीं। तो पता चला कि उसमें क्या था, उस कहती है उसमें तो मेरा सारा जेवर था। और आप देखें कि कितना गोल्ड, क्योंकि वो कोई शादी अटेंड करने आई थी, उनके पास काफी गोल्ड था, और वो इंतहाई पैनिक में चली गई। और उन्होंने कहा कि वो तो मेरी इतनी पसंदीदा चीजें थी और वो इतनी एक्सपेंसिव थी, वो मैंने पता नहीं कहाँ से ली थी, और मेरी एनिवर्सरी पे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की थी, और ये वो ज़्यादा अटैचमेंट होती है, आपकी यादें होती हैं। तो वो बहुत ज्यादा शॉक में चली गई और क्राइसिस में चली गई। उनको जो साइकोलॉजिस्ट आके तसल्ली दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे जो क्राइसिस में, क्योंकि वो उसके लिए उनके लिए बहुत बड़ा क्राइसिस था। और आम लोग जिसके जो कहें कि नहीं इतनी क्या बात है, ये तो दुनिया की जिंदगी और आनी जानी चीज है, इतनी जो चीजों के लिए परेशान नहीं होते, को सदका निकल गया, परेशानी आ गई तो कुछ शुक्र है जान तो बच गई। कुछ लोग इतने हौसले में होते हैं, वो कहते हैं नहीं, पर्सनैलिटी की बात है। लेकिन याद रखें, ऐसी सिचुएशन में आपकी कोऑपरेशन की लोगों को जरूरत होती है, जिसमें आप लोगों को एम्पथाइज करें और उनको ये बताएं कि इस सिचुएशन में आपने कोशिश करनी है कि पैनिक नहीं करना, और आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला पे भरोसा करें, इंशाल्लाह मिल जाएगी, अल्लाह से अच्छा गुमान करें। और घबराने से क्या चीज़ वापस मिल जाती है, रोने से, डिप्रेशन की गोलियां खाने से चीज़ें वापस मिल जाती हैं। ये कुछ अल्फाज होते हैं जिससे इंसान थोड़ा हौसला करते हैं, हाँ वाकई मैं ज़्यादा ही परेशान हो रही थी, इतनी परेशानी की बात नहीं है। फिर आप देखें कि इस सारी स्ट्रेटेजी में जो की आपने अपनानी है वो ये है कि रिव्यू और लर्न करना है। कि एक पोस्ट क्राइसिस आप एक चार्ट बना सकते हैं, जिसमें आप देखें कि मुझे इस दफ़ा दोबारा प्रॉब्लम हुई, लेकिन ये प्रॉब्लम पहले से कम थी, और इस प्रॉब्लम में मैंने देखा कि मैंने ये चीज़ें अपनाई थी जिसकी वजह से मुझे फ़ायदा हुआ, और ये चीज़ें नहीं अपनाई थी जिससे मुझे नुकसान हुआ। हाँ, इतना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मैंने बहुत सी स्ट्रेटजीज अपनाई और उससे मुझे फ़ायदा हुआ। तो मैं नेक्स्ट टाइम जो नहीं अपनाई और उसमें ये चीज़ें अपनानी थी, तो उसको मैंने पहले अपनाना है ताकि मैं बहुत सी चीज़ों से बच जाऊं। नेक्स्ट। तो अगर इन सारी सिचुएशन में जो
मैंने आपको प्रिवेंटिव मेजर्स बताई। मैंने आपको बताया सुबह शाम के आप अज़कार पढ़ें, साथ-साथ सदका देते रहें और फिर अपनी प्रिवेंटिव मेजर में साथ-साथ सर्वे करवाते रहें, अपने हेल्थ के रेगुलर चेकअप्स करवाते रहें, अपनी ताल्लुकात में देखें कहाँ-कहाँ रिश्तों में मैं वीक हूँ और वहाँ पे मुझे तोहफ़े-तोहफ़े भिजवाते रहना चाहिए, फ़ोन करते रहना चाहिए, बहुत सी चीज़ों में, ताकि मैं बहुत बड़े क्राइसिस से बच जाऊँ, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस है, जब भी किसी क्राइसिस में आपको कोई बात बताता है, अच्छा तुम पे ये इल्ज़ाम है, कोई भी रिलेशनशिप में या हेल्थ के इशू हैं, बच्चों के स्कूल के इश्यूज़ हैं या महँगाई के इश्यूज़ हैं या कोई छत टपक गई है, किसी किस्म का भी क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, फिज़िकल क्राइसिस है, उसमें आप पहली चीज़ स्टे काम एंड कंपोज़। लीडर शुड रिमेन लेवल हेडेड ड्यूरिंग अ क्राइसिस। ये आप समझ जाएँ कि बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमने किसी भी क्राइसिस में अपने आप को कूल एंड काम रखना है, कंपोज़ रखना है, वहाँ वेला नहीं मचाना। क्योंकि कई लोगों का मैंने देखा है, खबर आती नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई या आपको पता चला आपके घर में जी डाका पड़ गया, खुदा ना खास्ता, या कोई ऐसी हेल्थ की है, तो वो कूल काम लेने की बजाय पहले जो है ना वो चीखो पुकार शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते और उनका जो माइंड है वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। तो वो शोर शराबा और वो जिसकी वजह से ना सिर्फ उनकी सेहत डाउन होती है बल्कि इर्द गिर्द का माहौल भी बहुत खराब होता है। तो सबसे पहले इंसान को कूल काम रहने के लिए सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह पे भरोसा करना है। शोर करने से, वबेला मचाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी देखें, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, आपके घर वाले रिश्तेदार आपको देख रहे हैं, आप बच्चों की तरह रो रहे हैं या परेशान हो गए हैं या इस कदर अजीब हरकतें कर रहे हैं, तो सबसे पहले कूल एंड काम रहें, कंपोज़ रहें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें और कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम खुदा ना ख़ास्ता मैं प्रोएक्टिव रहूँ और ऐसी चीज़ों के लिए पोटेंशियल क्राइसिस से पहले मैं अपने आप को प्रिपेयर करूँ। फिर आप ये है कि फोस्टर कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यानी कि एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट टाइम अगर आपकी टीम है या घर वाले हैं, मुलाज़िम है, उसको बताएँ कि भई ये चीज़ थी मेहमानों में, मुझे ये चीज़ न, आप पहले ही उन चीज़ों को अच्छी तरह कम्युनिकेट करें। हो सकता है आपने सही तरह कम्युनिकेट नहीं किया, कोऑपरेट नहीं किया, आप काम नहीं थे, आप कोलैबोरेट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही और वो रिपीटेडली जो है ना वो इश्यूज़ जो है वो रिपीट होते जा रहे हैं। फिर आप क्या करें, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करें सिचुएशन और एड्रेस करें अपने रिस्पॉन्स को, स्ट्रेटजीज एज पर नीडेड, कि आप देखें कि मुझे अब इन क्राइसिस में बार बार सामना पड़ रहा है, मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपने रेगुलर चेकअप कराना है, मुझे फिजियोथेरेपी की जरूरत है, मुझे ब्लड टेस्ट की जरूरत है, मुझे डॉक्टर ने कहा ये गजाएं नहीं खानी, तो फिर मैं अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रही हूँ कि मैं वो दवाइयाँ नहीं खा रही जो डॉक्टर ने मुझे कहा है खानी है, वो परहेजी जो चीज़ें खाने की जो छोड़ने की हैं वो मैं छोड़ रही हूँ। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, 5 5 तो आप ये देखें कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें कूल एंड काम रहें और मॉनिटर करें और बहुत सी सिचुएशन में अपने आप को रिलैक्स रखें। हमेशा एक बात याद रखें कि इज़ नथिंग इज़ परफेक्ट। कोई भी बहुत सी चीज़ें भी अपना लेता है, सारी स्ट्रैटेजीज़ अपना लेता है, लेकिन जो परेशानी और आज़माइश अल्लाह की तरफ से आनी है, वो फिर भी आनी है। अब देखें, जो स्वात में या बुनेर में जो सैलाब में लोग चले गए, उन्होंने कभी सोचा होगा कि हमने जो होटल बनाए थे, यहाँ पे लोग आएँगे और वो सारे डूब गए और आप देखें कैसे सैलाब उनको ले गया और वो गाड़ियों में उनकी डेथ हो गई, कहीं तो बॉडीज़ मिल ही नहीं रही। मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो दिखा रहे थे कि उन्होंने दराज खोला, उसमें से ज़ेवर निकल रहा है, उसमें मट्टी है सारी, वो ज़ाहिर है गीली मट्टी, और वो सारा जो उनका सरमाया था और वो उनके पैसे थे सेफ, और वो इंसान दुनिया से चला गया। तो आप देखें कि किस कदर इंसान जब इस तरह की चीज़ें देखता है तो उसकी ना दुनिया से अटैचमेंट होती है, जो कि माल की मोहब्बत कम होती है। लेकिन याद रखें कि ये जो क्राइसिस हैं या आज़माइशें हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, और इस ज़िंदगी में ये होगा। ये नहीं हो सकता कि कोई कहे कि मेरे पे तो कभी आज़माइश नहीं आई या मेरे पास बड़ी एश्योरिटी है कि मैं कभी किसी क्राइसिस में नहीं जाऊँगी। लेकिन अल्लाह ताला ने जो हमें कूल काम रहने के लिए, तवक्कुल करने के लिए, पहले से प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने की जो चीज़ें कुरान और सुन्नत से बताई हैं और हमें सिखाया है, उस पर तो इंसान देखे कि नबी वसल्लम की सीरत क्या थी। कुरान हदीस से जो मुझे क्राइसिस में निकलने के लिए जो सॉल्यूशन पता चलते हैं, और आज की जो मॉडर्न साइंस है और साइकोलॉजी है वो मुझे बताती है कि कैसे आपने बहुत सी सिचुएशन में अपने आप को कंपोज करना है, काम रहना है, प्रोएक्टिव रहना है और उसको मॉनिटर करते रहना है। तो ये चीज़ें मुझे फ़ायदा देंगी। और इसमें आप अगर देखें कि किस तरह लोगों की, जब आप लाइफ पढ़े, हिस्ट्रीज पढ़े लोगों की, कि कैसे उन्होंने जो है ना स्ट्रैटेजीज़ में बिल्कुल अक्ल से काम नहीं ली और बहुत से उनके डाउनफॉल आए क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं थे। उनकी ज़िंदगी में क्या था कि उनके उन्होंने कभी इस चीज़ को देखा नहीं कि एक चीज़ रिपीटेडली हमें प्रॉब्लम कर रही है तो मुझे उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा इट्स ओके, कुछ नहीं होता, देखा जाएगा बाद में, अभी खाओ पियो एंजॉय करो, पैसे अगले महीने देखे जाएंगे, आ जाएंगे। और उन्होंने समझदारी के साथ इस्तेमाल नहीं किया और आप देखें नेक्स्ट मंथ वो क्राइसिस में थे, उनके पास 1 रुपया नहीं था और
पैसे उनके सारे जो है ना पिछले महीने सारे उन्होंने इधर उधर खा पी के उड़ा दिए। तो जब आप प्रिपेयर नहीं करते अपने आप को फ्यूचर के लिए और आप प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं अपनाते, ये चीजें आपको बहुत नुकसान देती हैं। फिर इन्हीं सिचुएशन में जो एक और पिटफॉल है, यानी कि जो इंसान की कमजोरी है जिसमें वो एहतियात नहीं करता, जो डाउनफॉल उसका आता है और जो उसका बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट आता है, वो ये है कि जब वो पुअर कम्युनिकेशन के साथ चलता है, यानी कि सही तरह पहले नहीं बताता कि इस सिचुएशन में अगर घर में हो बच्चों ये करना है आपने, या मुलाजमा को बता दिया, या घर में अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आपने ये करना है कि एक दफा बहुत ज्यादा मेहमान आ जाए और आप उसके लिए प्रिपेयर ना हो और आपने कम्युनिकेट ना करो, तो वो कई खवातीन क्राइसिस में चली जाती है। अच्छा, मैं तो नहीं मैनेज करूंगी, मेरी तो रिप्यूट खराब हो जाएगी, मेहमान आते नहीं है बताने से पहले, और ये है वो है। तो आप याद रखें कि आप प्रिपेयर करें अपने घर वालों को, अच्छी तरह कम्युनिकेट करें, चीज़ों को पहले से प्लान करें। घर में कोई डैमेज है, सेहत का कोई डैमेज है, या आप देखें कि आप लग रहा है कि बहुत सी चीज़ों में आपको लग रहा है कि फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल हो रही है, तो क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन या पुअर कम्युनिकेशन जो है ना, वो इंसान को क्राइसिस में लेके जाती है। ना वो स्ट्रेटजीज अपनाता है, ना ही वो फिर किसी सोल्यूशन की तरफ आता है। फिर डाउन प्लेइंग, आप देखें कि फेलिंग टू एक्नॉलेज द क्राइसिस, कि अपने आप नहीं देखा कि क्राइसिस को मैंने कैसे एड्रेस करना था, उसको कैसे सोल्यूशन की तरफ जाना था। ये चीज इंसान की क्रेडिबिलिटी और ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को भी डैमेज करती है। नेक्स्ट। अच्छा, कुछ सिनेरियोज आपके ज़हन में भी होंगे कि जब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे क्राइसिस आएंगे। हमारे हमारे तकरीबन टाइम हो गया है। एक दो क्राइसिस जो मेरी ज़िंदगी में आए थे और जो मुझे अच्छी तरह याद है कि उसमें मैंने क्या अप्रोच अपनाई थी, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर आप लोग भी अपने हैंड रेस करें, क्योंकि हमारा टाइम भी तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। और मैं चाहूंगी कि आप उससे सीखें, क्योंकि जो दो तीन क्राइसिस ऐसे आए थे जिसमें मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग यूके में थे और रमज़ान का महीना था, और रमज़ान के महीने में हमने उस दिन अफ्तारी पे लोगों को बुलाया था। और मुझे अच्छी तरह याद है वहाँ पे अफ्तारी पे आने आने में तकरीबन आधा पौना घंटा रह गया था। तकरीबन 8:30 9 बजे वहाँ पे रोज़ा अफ्तार होता था। और मैंने अपनी सारी तैयारी की और मैं बाहर गई, मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ आए हुए थे। और मैं उनको बाहर लॉन में बैठे थे। मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली। आपको पता है अफ्तारी का सामान अलग होता है, खाने का, तो बच्चे भी उस टाइम छोटे थे। तो जो मेरा बड़ा वाला बेटा है वो स्पेशल है, और उसने ऊपर जाके वॉशरूम में पानी खोल दिया, और पानी की वजह से मुझे थोड़ी देर 15 20 मिनट बाहर बैठी। ऊपर से पानी फुल होके वो छत कहीं से इतनी लीक करने लगी कि वो किचन में आ गया। किचन में पूरा किचन भर गया, और आप सोचें कि वो चीजें जो है स्लैब पे, और पूरा ऐसा लगा कि सैलाब आने लगा है घर में। और आधा घंटा रह गया था इफ्तारी में और लोग आना शुरू होने लगे थे। आप सोचें कि क्या कैफियत होगी। मुझे एक दो चीज़ों को फौरन कर करना पड़ा कि आप देखिए ऊपर से पानी गिर रहा है, और आप, मुझे वो चीज़ कभी नहीं भूलेगी। और पहले सबसे पहले ऊपर गई मैंने, और मैंने कहा कि नो कि अभी कोई अंदर एंटर हो जाए कि आप बच्चे को नहीं ध्यान किया था, और आप क्या करती नीचे खाने बनाती नहीं, आपने बच्चों को नहीं देखा, और ऊपर से क्या उसने कर दिया। और मैंने ऊपर जाके पहले टैप बंद की, ऊपर से टॉवल, और उसको अच्छी तरह मैनेज किया। नीचे आके मैंने कहा अब तो मेहमान आने वाले हैं। और ये अल्लाह का ही खास करम है कि मैंने 10 15 मिनट में कोशिश की जितना भी पानी में कर सकी, क्योंकि सारी चीजें रेडी थी सिर्फ। और एकदम एक ऐसा क्राइसिस आ गया जिसके मुझे अच्छी तरह याद है कि अल्लाह का खास करम है कि अफ्तारी से कोई किसी वजह से जो मेहमान थे वो ही लेट हो गए। अल्लाह ताला का करम था कि मुझे टाइम मिल गया कि मैंने फौरन अपनी चीज़ें समेटी, और वो जो था गीला, और बच्चे को चेंज कराया, और अपना जो था वो एक दो चीज़ें जो कि अब मैंने कहा इस काबिल नहीं कि मेहमानों के आगे रखी जाए, उसको समेटा। और मैंने फौरन कोशिश की, कुछ ऑर्डर किया और कोशिश की कि अफ्तारी से पहले को, तो अल्लाह का करम रहा। लेकिन वो मुझे अभी भी याद है कि वो इतना ज़्यादा क्राइसिस था। और मैं अभी भी वो इमेजिन करती हूँ कि अब इस साल को, इस चीज़ को भी 15 साल हो गए हैं तकरीबन। और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्योस था उस टाइम पे जब आपके घर मेहमान, और उसको, और मुझे ये भी डर था कि कहीं ये पानी की वजह से छत लीक करी, क्योंकि मैंने पहले क्यों नहीं ख्याल किया। और मुझे बाद में जो है था ये भी टेंशन थी कि घर वाले आएंगे और कहेंगे बच्चों को नहीं ध्यान रखा और आपने क्या किया, और वो हम मेहमानों को थोड़ी सी अजीब सी कैफियत होगी कि हमने इस पे मुश्किल डाल दी। तो अल्लाह का शुक्र है कि आने से पहले काफ़ी चीज़ें समेट दी गई और उनको नहीं अंदाजा हुआ कि क्या हुआ था। तो ये एक क्राइसिस की सिचुएशन थी जिसमें मैंने आइंदा के लिए फोकस किया कि कभी भी बच्चे को इस तरह ऊपर अकेले नहीं छोड़ना, और चीज़ें कवर करके रखनी। ऐसे नहीं कि कोई भी सिचुएशन हो तो चीज़ें खाने की ओपन हो, उसको ऐसी जगह पे रखा जाए, और कोशिश की जाए कि आपकी नज़रों के सामने बच्चे हों, और आप ज़्यादा देर पहले चीज़ें तैयार कर लें ताकि आपके पास थोड़ा सा टाइम हो कि आप उसको कवर कर लें अगर आपको किसी क्योस में जाना पड़े। जी, अब आपकी बारी है। टाइम कंप्लीट हो गया, लेकिन आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहे, कोई बात करना चाहे, तो बहुत मोस्ट वेलकम। आप कभी किसी क्राइसिस और सिचुएशन से गुजरे हैं?
जी, कुछ शेयर करना नहीं चाहेंगे? जी, तहसीन, जी, जी। जी क्या कहना मैं चाहेंगे? एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आज का सेशन बहुत अच्छा था और हमने बहुत सीखा। क्राइसिस का मुझे याद है, मैं एक इदारा है पार्लियामेंट हाउस, उसमें मैं काम करती हूँ, तो वहाँ हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी। तो बिल्कुल लास्ट टाइम पे ना ऐसा हुआ कि हमारे टीम मेंबर्स, वीकेंड आ गया और हमारे टीम मेंबर्स छुट्टी पे थे, कुछ बीमार हो गए और जो हमारे मेरे सीनियर थे वो काफ़ी बीमार हो गए। तो उनसे भी मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी और मुझे छुट्टी वाले दिन ही 3-4 इकट्ठे लेटर्स आ गए ना नेशनल असेंबली से कि हमने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो हम कोई कोई थी बड़ी कॉन्फ्रेंस और उसमें हमने सारा कुछ करना था। तो वो मेरे पास ऐसी हम्म। क्राइसिस की सिचुएशन आ गई कि मुझे समझ ना आए कि मैं अब क्या करूं। मैं खुद भी बीमार थी, मुझे खुद भी डेंगू हुआ हुआ था और मैं बड़ी बड़ी मुश्किल से बीमारी से उठी थी। तो ऐसी सूरत में फिर अच्छा। मैंने ना फौरन जो पहला मेरे जहन में आया कि अब तो आ गई है मुसीबत, तो अब तो आ गई है, इसको मैंने खुद ही हैंडल करना है, मेरे अलावा और कोई नहीं है हैंडल करने वाला। पहले मैंने अपने जहन को ये समझाया और उसके बाद फिर मैंने प्रायोरिटाइज किया चीज़ों को ना, कि कौन सी चीज़ मुझे पहले करनी है, कि बस लेट्स डू इट। और फिर मैंने एक पहला काम शुरू किया, दूसरे काम के लिए मैंने किसी और से कांटेक्ट किया और उनको मैंने कहा कि ये आप मुझे काम करके दें। वो काम मैंने किया, फिर तीसरा मैंने काम किया। वो दिन मेरे लिए ऐसा था कि जैसे एक रोलर कोस्टर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने चारों जो लेटर्स थे उसके अंदर जो जो चीज़ें मांगी गई थी वो मैंने उस पूरे दिन में मैंने एड्रेस की। तो वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा क्राइसिस का मोमेंट था कि जिसमें पूरा एक इंस्टीट्यूट पीछे जो था ना, उसकी समझे एक इज्जत का सवाल था। तो मैंने पूरे अपने उसको हैंडल किया बिल्कुल। और ये मेरी वजह से नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में डाला और अल्लाह ताला ने बहुत मेरी मदद की उस जगह पर। तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा होता है कि जब आप ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन में होते हैं तो अल्लाह ताला आपकी, जैसे आपकी मदद की, तो ऐसे अल्लाह ताला आपके जहन में वो चीज़ डाल देते हैं कि अब ऐसे कर लो। और फिर वो वैसे अल्लाह ताला आपको आपकी मदद जरूर करते हैं अगर बिल्कुल, आप अल्लाह जरूर ताला करते हैं। सारी बात, जजाकल्ला खैर तहसीन, आपने शेयर किया। सारी बात है अल्लाह पे भरोसा करने की, से। और पहले ही कुछ अज़कार पढ़ते रहना चाहिए, सदका करते रहना चाहिए। और जब वो सिचुएशन फिर भी आ जाए, क्योंकि आजमाइशें बरहक है ना, जान माल और उससे आजमाएंगे अल्लाह ताला, तो याद रखिए उस सिचुएशन में घबराना नहीं है, कोशिश करनी है, अल्लाह पे भरोसा करना है। और जो अक्ल समझ में बात आ रही है अल्लाह से मदद मांगे और कोशिश करें कि उससे निकले। अल्लाह ताला वाकई मदद करते हैं। जी इफ़त, क्या कहते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ भी एक वाक़या ऐसा हुआ कि जब तरुल कादरी ने शायद इधर आना था, पूरे पाकिस्तान में क्या नाम है गैस की लोड शेडिंग थी और मेरे बाहर से कोई मेहमान आ रहे थे और मैंने उन मेहमानों को मतलब इनवाइट किया था। बच्चियाँ मेरी बड़ी परेशान होगी, अम्मी आपको पता नहीं चला कि आज तो गैस ही नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। मैंने उसी वक़्त कुछ ईंटें ली, उस तरह लिया और लकड़ियाँ ली, सारा कुछ। तो मैंने ना सारा हम्म। इंतज़ाम किया, चाइनीज़ और वो सारा कुछ मैंने बना लिया। और वो माशाल्लाह। मेहमान बोलिविया की थी, वो आई हैं बाहर की, तो उसने पहली दफ़ा ये देखा और मैंने उधर ही, सर्दियों का मौसम था, शायद जनवरी दिसंबर थी, तो बैठी हैं साथ उधर ही, वो पीढ़ियाँ-शीढ़ियाँ जो भी तो डाली हैं, देखो मैडम है ना, सुलह हर सुलह चीज़ कहते मैं क्या बच्चियों ने सबने मतलब इतना मुझे आज तक याद आता है कि अल्लाह ताला किस तरह याद मदद। रहता है। और उन्होंने मतलब इतना वो खुश हुई और पहली दफ़ा देखा, और जब भी वो कभी मिलती हैं कि वो जो खाना पका था ना, वो बहुत ही टेस्टी था। ओह। और फिर उन्होंने अपने दामाद को कहीं और घर में उसको भी फ़ोन किया, मेरी बाजी ने, उनकी डेथ हो गई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो कहती हैं ये आजा इफ़्फ़त ने ना आज चाय ग्रीन टी बनानी है तो आजा, बड़ा मज़ा आएगा। और वो भी बड़ी अच्छी बनी। तो ये है कि बाकी अल्लाह ताला बहुत मदद कर। जी उम्मे फरवा, क्या कहना चाहेंगी? जी उम्मे फरवा, अनम्यूट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी पहले तो जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा सेशन था और मुझे बहुत बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैंने अपने आप को भी जो है ना वो असेस किया कि कौन से हमारे पास लूप होल्स होते हैं। आई वुड लाइक टू शेयर वन इंसिडेंट के अ, एक तो ये था कि मेरे हस्बैंड की बिफोर कोरोना अ, अचानक जो है ना वो अभी हमारा लॉकडाउन नहीं हुआ था, ही लॉस्ट हिज विजन ऑल ऑफ अ सडन। ओह। तो मैंने अभी रिसेंटली जॉब ही स्टार्ट की थी और मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और मेरी वो दोनों प्रीशियस प्रेगनेंसीज भी थी। तो अच्छा। आफ्टर द राइट लाइक आफ्टर फ्यू डेज
मैं इसी तरह से ऑफिस से वापस आई तो मैंने अपने कज़न की शादी पे जाना था, और वो भी मैं उनकी लाइक बड़ी बहन वो मुझे कंसिडर करते थे, तो स्पेशली कहा कि बाजी आपने लाज़मी आना है ना। वो इंतज़ार कर रहे थे मेरी हुँ। मेहंदी के ऊपर। मैंने अपनी बेटी को आते साथ मैंने कपड़े रेडी किए और मैंने ना उसको रेडी करके, शी वाज़ लाइक 2 एंड अ हाफ इयर्स, बहुत छोटी-सी थी। तो उसको मैंने कपड़े चेंज करवा के किया, गैस नहीं आती थी हमारे इलाके में। तो सर्दियों का टाइम था बहुत शदीद, दिसंबर ख़ास तौर पे तो बिल्कुल। तो वो मेरे हस्बैंड ने की, मैंने खुद ही अंदर देखा उनको कपड़े चेंज कराते, मैंने कहा हीटर ऑन कर लूँ, हीटर ऑन नहीं हुआ। मैंने ऑफ कर दिया, मैं उसको चेंज करवा के बाहर आ गई। मैं इनकी स्नैक रेडी कर रही थी, मैंने कहा कोई चीज़ गाड़ी में रख लेती हूँ ताकि रास्ते में मुझे रुकना ना पड़े, तो मैं टाइमली पहुँच जाऊँ। 8 बज रहे थे रात के, और सर्दी भी बाहर, धुंध भी। तो वो विथिन 5 मिनट्स मैं अपनी तरफ से हर चीज़ सेटल करके मैंने उसको ओके का साइन दे दिया कि मैं ना घंटे डेढ़ तक पहुँच जाऊँगी। ठीक है, बस मैं निकल रही हूँ ना, गाड़ी में बैठ रहे हैं हम और 5 मिनट में। और बैग-शैग भी फ़ौरन सब कुछ पैक हो गया। अ, विथिन 5 मिनट्स मुझे एकदम से ना मेरे हस्बैंड मेरे पास आए अंदर से निकल के कि गैस आ रही है। तो अच्छा हो गया कि मैंने ना हीटर ऑन करके तो मैंने नहा लिया। वो अभी मुझे ये बता ही रहे थे कि अंदर से ना उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने हीटर ऑन किया तो गैस मतलब वो नहीं ना बिल्कुल हल्की-हल्की जल रही थी, तो मैं अंदर छोड़ आया हूँ ताकि बच्चे भी नहाए हुए हैं तो थोड़ा वो हो जाए, तो फिर गाड़ी में कर लेंगे। साथ ही एकदम से चीखों की आवाज़ शुरू हो गई। खौफनाक किस्म की मेरी हुँ। नंद थी घर पे। वो बहुत जल्दी वैसे भी मतलब स्ट्रेसफुल हो जाती हैं, और वो ना मतलब एक पैनिक पैनिक सिचुएशन हाँ। क्रिएट हो जाती है। बहुत शदीद हुँ, किस्म की हुँ। पैनिक ना, मतलब वो खुद इस किस्म में हो गई कि वो ना वहीं पे स्टिल हो गई शॉक में ना, और शी वाज़ बहुत ज़ोर से चीखें मारी जा रही थी, मारी जा रही थी। अब मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ नहीं ध्यान दिया, मैंने कहा कि शायद उनको कुछ हुआ। मैंने एक साइड नज़र में उनकी तरफ देखा, दूसरी तरफ ना मतलब उन्होंने सिर्फ़ ये किया कि मुझे उँगली से इशारा किया। वो हीटर के तो थे ही थे फ्लेम, मेरी बच्ची उस फ्लेम के अंदर थी। फिर? वो 1 सेकंड के लिए तो मेरे लिए ना मतलब था कि बस आई लॉस्ट हर, क्योंकि उसकी जिस अच्छा। वक़्त बर्थ थी तो उसमें भी अल्लाह ताला ने मुझे एक नई ज़िंदगी वो दी, जो है ना वो द 10 दिन वो मेरी बच्ची बस ऐसे ही उसके बगैर मतलब मेरे बगैर रही, और आई आई वाज़ गिवन अ न्यू लाइफ़। बट अब वो कुछ टाइम पे वो मैंने स्टेबल अपने आप को 1 साल में करके अब मुझे हुआ कि अब ये बच्ची मेरे हाथ से निकल गई। मैं तब अल्लाह ताला से दुआ करती रही कि शुक्र है मेरी बच्ची ठीक है, मेरी खैर है, मैं अपने आप को रिस्टोर कर लूँगी, लेकिन शुक्र अल्लाह का मेरी बच्ची नॉर्मल थी। 1 सेकंड के लिए तो हुँ। मुझे लगा कि बस आई आई ना मतलब टोटली लॉ अब मेरे हस्बैंड जो थे वो भी चीख में उनको भी वो भी वहीं शॉक में स्टिल हो गए। बिकॉज़ आप देखें कि एक फ्लेम और वो पहली शायद और आखिरी दफ़ा थी कि इतनी गैस हमारे घर में आई हो। हुँ। उम, कि मेरे बेड डबल मतलब मेरा बेड और बेड का 8 इंच का मैट्रेस और उससे भी ऊपर मतलब उससे भी हाफ और बिस्तर को भी आग लगी थी। अब वो उसके साथ जो तीसरी ना मैंने फिर ख़ैर एकदम से ना मैंने जो उसका लिया, सेकंड शॉक में मैंने उन दोनों को वो जो पैनिक सिचुएशन थी मैंने उनको साइड पे किया बिकॉज़ दे वर एक्चुअली मेकिंग मी कन्फ्यूज़्ड। हुँ। मैंने उस क्राइसिस को इस तरह से मैनेज किया कि मैंने उनको साइड पे कर दिया। मैंने कहा आप लोग साइड पे हो जाओ प्लीज़। उनको मैंने कमरे से बाहर निकाला, मैंने दरवाज़ा बंद किया, मैंने बच्ची को खींचा वहाँ से, और बच्ची के ऊपर से फ़ौरन से मैंने वो जो हुँ। फ्लेम्स थे उनको अपनी चादर डाल के तो मैंने उसको वो बुझा के उसके कपड़े मेरी अभी तक जो चेस्टर था, मेरा मैट्रेस था, उनको भी आग लग गई। वो भी मेरे से एक अच्छा। मिस्टेक हुई कि मैंने बच्ची से उतार के मैंने वो लकड़ी पे फेंक दी और बेड की तरफ दूसरी चीज़ फेंकी। तो वो उनको भी लग हुँ। गई। ख़ैर मैंने वो बच्ची को तो रैप किया, लेकिन साथ ही मैंने नेक्स्ट इंस्टेंस में ना मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ दी और मैंने उनको चुप करवाया बाजी को। मैंने कहा आप जाके बैठ जाएँ, ठीक है। तो कोई नहीं ज़्यादा नहीं हुआ। अब मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ दी कि वो मैट्रेस, क्योंकि अगर मैट्रेस को लगती तो फिर हम सारे ही अंदर थे। हुँ। तो मैंने उनको आवाज़ दी कि वो मैट्रेस को करे, मैं बच्ची देख रही हूँ। मैंने फ़ौरन से हीटर बंद किया और फिर मैंने बच्ची को वो करके जो है ना वो तो मुझे पूरा महीना मैं फिर अपनी बच्ची को मतलब मॉर्निंग में मैं उसकी ड्रेसिंग खुद करके जाती थी, उसकी पूरी थाई जल गई थी। उसका घुटने से हुँ। नीचे काल्फ जल गया था। दूसरी टाँग में हुँ। भी उसने जूट की वो जो मरी में मिलती है ना हमारी वो एक यूनिक जो प्योर कॉटन की बनती हैं, वो बोरी वाला स्टफ़, वो उसको शर्ट वो मतलब गिफ्ट हुई हुई थी, तो वो मैंने उसको वो सब कुछ उसका चिपक गया था। वूल की लेगिंग थी, तो और हमारी सिचुएशन ये थी कि बाहर धुंध थी, हम हॉस्पिटल तक भी नहीं जा सकते थे। हस्बैंड इस सिचुएशन में थे, वो ड्राइव अगर हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो बर्न सेंटर वालों ने तो उसको रिलीज़ नहीं करना था।
बच्ची को। तो मैंने उसको वो ड्रेसिंग थोड़ा करते हुए देखा उसको। खैर मैं हॉस्पिटल तक तो लेके गई, राजी तक। उन्होंने कहा जी आप यहाँ तक तो कर लें, उसके बाद इसको आप ले जाएं बर्न सेंटर। मैंने वहां पे 5 मिनट के लिए सोचा। मैंने कहा मैं क्या करूँ ना, मेरे पास कोई बैकअप नहीं है। मैं अगर हॉस्पिटल जाती हूँ, पीछे कुछ नहीं है, पीछे भी एक बच्चा है, वो भी 1.5 साल का है। मतलब वो उससे थोड़ा ही डिफरेंस था, 1 साल का फर्क था। तो देन मैंने वही डीप ब्रीथ्स और मैंने अपने आप को नॉर्मलाइज किया। तब जॉब पे मैंने उनको थोड़ा सा कहा कि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स दें। 1 आध हफ्ते का मैंने अपनी डायरेक्टर से बात की कि मेरी जी बच्ची इस तरह से है, 2-3 दिन का मुझे टाइम दें, तो आई बी बैक टू वर्क ना। मतलब मैं उसको उसी मोमेंटम में ले लूंगी। और फिर मैं ये है कि मैं अपनी बच्ची को खुद पूरा महीना मैंने उसको मॉर्निंग में ड्रेसिंग करती, मैं इवनिंग में करती, और मैं उसकी मतलब खाना पीना उसकी हर चीज छोड़ के जाती। लेकिन मैंने उसको डिपेंडेंट नहीं किया किसी और के ऊपर। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी इस चीज़ को कही कि लाइक ये हमारा बच्चा है और हमने इसी तरह से उसको मैनेज करना है, तो यू हैव टू कोऑपरेट विद दीज अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत क्लोज। वाकई बड़ी ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अक्सर लोग बेहोश हो जाते हैं। और आपकी नंद जो ज़ाहिर है वो शौक में, और हस्बैंड अल्लाह ताला किसी को भी जरिया बनाते हैं और को काम रखते हैं, थोड़ा सा उसका दिमाग काम कर रहा होता है। और माँ को के अंदर तो अल्लाह ने ख़ास एक ऐसी चीज़ रखी है जो कि बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह पे भरोसा करती है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। लेकिन जो कुछ आपको छोटी बहुत टिप्स और चीज़ें बताई हैं उसमें याद रखें, बहुत ज़रूरी है कि सुबह शाम के अस्कार पढ़ना, शैतान से पनाह की दुआएं मांगना, अपना हेल्थ चेकअप रखना। ठीक है, डॉक्टर अगर कुछ कह रहा है तो उसको इस्तेमाल कर लें आप, कोई बात नहीं। और अपनी तरफ से चीज़ों को मत करें कि अच्छा मैं ऐसे कर लेती हूँ और मैं ऐसे कर लेती हूँ। एक्सपर्ट का ओपिनियन रखना, घर के सर्वे जरूर कराया करें। बहुत सी चीज़ों में कोशिश किया करें कि आपकी जो है रेगुलर चेकअप हो हेल्थ के, घर के। बहुत सी चीज़ें जो आपको लग रहा है कि अच्छा ये मुझे लग रहा है कि घर के मसाइल आ रहे हैं, या रिलेशनशिप्स में भी आपको लग रहा है कि ये जो है ना रास्ता जो है ना वो सिम्टम्स और साइन अच्छे नहीं आ रहे, मुझे कोई अच्छी वाइब्स नहीं आ रही इस रिलेशनशिप में, तो अल्लाह से बहुत दुआ करें, सदका खैरात करें और स्ट्रेटजीज अपनाएं कि किस तरह मैं अपनी आपको पहले से प्रिपेयर करूं कि मैं बहुत बड़े क्राइसिस से बच जाऊं। अल्लाह ताला से दुआ भी मांगते रहें तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको उससे निकाले, क्योंकि आजमाइशें भरके हैं, क्राइसिस आना है, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। कि जान माल और भूख और फलों के नुकसान से तो अल्लाह ताला ने आजमाना है, जिस तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 155 में हम पढ़ते हैं। तो ये तो होना है, लेकिन अल्लाह ताला फिर इंसान को मुश्किल में डालते हैं, इन्ना मालूस युस्रा, मुश्किल से निकाल भी लेते हैं। अब देखें जैसे उनकी बच्ची को बचाया, बहुत सी चीजों में उनके लिए अल्लाह ताला ने आसानी कर दी। और आप देखें कि इंसान उस टाइम घबरा जाता है, जब जिसको अल्लाह पे भरोसा होता है ना और वो हिम्मत करता है तो अल्लाह ताला उसको मुश्किल से निकाल लेते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि अल्लाह ताला हमें आजमाइशों से बचाए। लेकिन कोई भी क्राइसिस हम पे आ जाए तो उसको हम अच्छी तरह से मैनेज करें और अल्लाह से मदद मांगते रहें। अल्लाह ताला आप सबका और हम मेरा और हम सबका, मुसलमान हमारे सबकी ईमान की हिफाजत करें। अल्लाह ताला हम सबको जो है ना जिस्मानी, रूहानी और जो है ना दीन के लिहाज से हमें आफियत में रखे, हमारी हिफाजत फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखें, अपना अपने बच्चों का हिफाजत की दुआएं ज़रूर पढ़ा करें, सुबह शाम की शैतान से पनाह की दुआएं। अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करे, हमारी कोशिशों को अपने लिए खालिस कर ले। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।